नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बताऊंगा। और बहुत जगह पे मुझे कमेंट्स आया है कि सर इस तरीके से अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने तो क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर है, अगर आप मार्केट से बहुत लॉसेस कर चुके हैं, अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मेरे हिसाब से आपको सीखना चाहिए। टिप्स के लिए किसी भी तरफ से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिप्स लेकर काम करेंगे तो आप हमेशा फंसेंगे, क्योंकि टिप्स उससे ले रही है जो खुद के ओपिनियन बता रहा है। देखिए, मैं भी आपको कोई टिप्स नहीं देने के लिए आया हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है। मैं खुद टेड लेता हूँ, वही टेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको उस टेड को खुद लेना है तो आप प्लीज रिसर्च करके काम करिए। आप पहले स्टडी करिए, अगर आपको कन्विक्शन मिले कि हाँ ट्रेड ठीक ठाक है, तब आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, जहां पे मैं सबसे पहले अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए, इजी ट्रिप प्लानर अगर देखा जाए तो इंडिया में जितने सारे यूनिकॉर्न कंपनी है, तो सारे यूनिकॉर्न के कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो इस इजी ट्रिप प्लानर भी एक स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप ने मार्केट में जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर उतना बड़ा धमाका परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर भी इस स्टार्टअप प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टअप है। मतलब ये जो कंपनी है वो देखा जाता है एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है। तो जितनी सारे टिकटिंग बेचने बेचने वाला कंपनी है, ऑनलाइन टिकटिंग बेचने वाला कंपनी है, सारे कंपनी लॉसेस में है, सिर्फ दो ही कंपनी प्रॉफिट में है। एक आईआरसीटीसी और दूसरा है इजीटी प्लानर। और आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और इजीटी प्लानर एक प्राइवेट कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इसके ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस है टिकट बेचना नहीं है। कंपनी का होटल्स के ऊपर बिजनेस है, हॉलीडे पैकेज के ऊपर बिजनेस है, साथ ही साथ बसेस से लेकर मतलब टैक्सी से लेकर, साथ ही साथ आप देखेंगे ट्रेन से लेकर, कंपनी फ्लाइट से लेकर हर जगह पे टिकट का बुकिंग प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। उसके साथ साथ कंपनी आपको, अगर मान के चले बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पे होटल बुकिंग से लेकर आपको हॉलीडे पैकेज, उसके साथ आपका वीसा, वो भी इस कंपनी बना के देंगे। तो सब कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, इसलिए आज कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट में है। आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, और कंपनी के देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा हो रहा है, और प्रॉफिट भी, सॉरी, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी के डेप्थ कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा है। देखिए, कोई भी अगर स्टार्टअप में अगर डेप्थ कम दिखे तो उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा आपको करना चाहिए, क्योंकि डेप्थ कम है इसका मतलब कंपनी खुद को स्ट्रगल करके अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपनी कितना कर्जा उठाया वो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी की इस बार जो कर्जा है वो, ओवरऑल बात करो, कंपनी का जो कर्जा है 65 करोड़। तो अभी कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो कोई भी कर्जा नहीं था, तो कंपनी लास्ट कुछ 2 इयर्स में कंपनी कर्जा क्यों उठाया? उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे कारण कौन सा है आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में कितना पैसा दिख रहा है, 100 मतलब 60 करोड़ के ऊपर। तो 160 करोड़ के आसपास कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला। और कंपनी प्रॉफिट कितना कमाया? कंपनी प्रॉफिट कमाया 140 करोड़ के आसपास। तो पैसा बाकी कहां से मिलेगा? तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ पैसे को वो कर्जे के हिसाब से उठाया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार समझ लिए ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। देखिए, मेरे मतलब मैं बहुत लाखों खर्चा करके इस मार्केट को कोर्स करके सीख चुका हूँ, और उसके बाद 2 साल मैंने इस कंपनी मतलब इसके ऊपर स्टडी किया। सिर्फ काम काम नहीं किया, 1 साल में तो सिर्फ सिर्फ बैक टेस्टिंग किए। 1 साल में हमेशा कंटिन्यू डेली बेसिस मार्केट को देखता रहा, और उसके बाद मैं पाई टू पाई मेरे नोटबुक में लिखता रहा, और एक्सेल सीट में मैं मेंटेन करके रखा। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो मेरा एक्सेल सीट आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ लास्ट 2 इयर्स में। तो वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो वो डेटा भी आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि किस तरीके से स्टडी करके काम करना पड़ता है। अगर स्टडी स्ट्रांग हो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा मार्केट से पैसा कमाने के लिए। अगर आप टिप्स लेकर काम करेंगे तो आपको हमेशा लॉसेस होगा। तो इस बार बात को मैं बार बार बोलता हूँ, तो प्लीज टिप्स से दूर रहिए, आप सीख कर काम करिए, सीखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक,
हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। अगर मैं इसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। वो चेंजिंग क्या है, कंपनी के देखिए पिछले बार जो सेल्स का ग्रोथ था वो 167% के आसपास ग्रोथ था। इस बार वो ग्रोथ चेंज होकर 22% के आसपास है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इतना ग्रोथ क्यों था, क्योंकि उससे पिछले साल चले जाएंगे तो पिछले सालों में और भी ग्रोथ ज्यादा था, क्योंकि उससे पीछे साल चले जाएंगे तो और भी ग्रोथ ज्यादा था। तो इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद का ग्रोथ को कम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है और सेल्स जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस तरह ग्रोथ हो नहीं रहा। ऑब्वियसली सेल्स तो बढ़ा, मान के चलिए इस बार अगर 50 है तो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि 100 के ऊपर हो, तभी सेल्स ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा। अगर 50 से आपका प्रॉफिट हुआ 70 करोड़ तो आपको प्रॉफिट का तो ग्रोथ हुआ, मतलब सेल्स का तो ग्रोथ हुआ, मगर ईयर ईयर बेसिस में जो सेल्स का ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हुआ। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी सेल्स को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट भी जनरेट किया। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो देखिए, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था कि मैंने आपको बार बार मेंशन किया था, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे इस जगह पे गलती कर देते हैं कि जब कोई ट्रेड बनता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बनता है, उस रेजिस्टेंस को कभी भी ब्रेकआउट करे तो फटाफट एंटी मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किए, बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि ब्रेकआउट हो चुके हैं चलो एंटी ले लूं और इसके ऊपर वो एक अच्छा खासा जर्नी दिखाएगा। ऐसे बिल्कुल मत ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि जब इतने लंबा रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब बायर उसको ब्रेकआउट तो किया, इस ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ मेरे हिसाब से यहाँ पे वो रिटेस्ट करेगा। मैं थोड़ा सा इस लाइन को और भी बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिटेस्टमेंट करके अगर फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मतलब फिर से रिवर्सल करके यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो इसके ऊपर मैं एंटी जरूर लूंगा, उसके नीचे में स्टॉप लॉस रखूंगा। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार करता हूँ जब तक यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर कोई भी स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल ना दिखे। स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल ऐसे नहीं कि ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बनना है, उसके ऊपर विक्स ज्यादा है, नीचे शोल्डर का मतलब बॉडी ज्यादा है, सॉरी बॉडी कम है, विक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाएगा क्या एंटी लेवल्स बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है। तो आप भी सबर रखना जान चुके हैं तो आपको जरूर फायदा जरूर मिलता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स एक देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं और केमिकल सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो है एपीआई का बिजनेस। एपीआई का मतलब होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का बिजनेस। तो कंपनी उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है और ये दोनों प्रोडक्ट के मार्केट में अभी क्या है, डिमांड कम हुआ है। तो डिमांड कम होने के चलते हुए कंपनी का सेल्स में करेक्शन देखने को मिला और सेल्स में करेक्शन हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आया। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कंपनी के ऊपर कम देखने को मिला। देखिए बाकी जो पॉइंट्स है, आरओसी आरओई डेप्थ कम है, इनकम ज्यादा है, सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है तो उतना भी कम नहीं हुआ, मगर कंटिन्यूसली जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था उस ग्रोथ को कंपनी यहाँ पे मतलब मेंटेन्स नहीं कर पाए। अगर यही चीज को मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अगर एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी कुछ इस तरीके से है और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ 26 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 40 करोड़ के आसपास। तो कंपनी इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कराया, यही सबसे बड़ी बात है। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए और कंपनी कर्जे को भी कंट्रोल में रखे हैं। 500 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा है और कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी इस बार 160 करोड़ के ऊपर कंपनी CWIP में पैसा लगा कर रखा। अब इस CWIP क्या होते हैं, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल कंपनी खुद के बिजनेस के प्रोसेसिंग में लगा कर रखे हैं। नेक्स्ट ईयर में इस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा यहाँ पे फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। अभी आपको कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करो तो कंपनी का 800 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ और कंपनी के पास प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 150 करोड़। तो अभी आपको पता चल गया कंपनी किस लिए कर्जा लिया। कंपनी जो 500 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया वो इसी के कारण, क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड मिला। उस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसे की जरूरत है, तो इसीलिए कंपनी ने कर्जा उठाया। तो इस सारी चीजों को आपको समझकर काम करना पड़ेगा। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो देखिए प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर के पास पहले से ही 50% के ऊपर होल्डिंग्स है।
म्यूचुअल फंड ने लगातार बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहा है। एफएस ने छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा है। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है। एक बिग कप बना और उसके बाद एक हैंडल कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, तो हैंडल बनने जा रहा है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न जब कंप्लीट होगा तो एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं, एक बड़ा सा टारगेट मिल सकते हैं और एटलीस्ट 50% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो टारगेट कब मिलेगा, कब एंट्री होगा, वो तो अभी तक फाइनली नहीं हो चुके हैं। तब जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक देखा जाए तो एक ऐसे बैंक है जिसकी चर्चा आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बैंक 1 डिजिट में चला गया था, इसका प्राइस 1 डिजिट तक नीचे चला गया था। आज कंपनी का 70 to 24 रुपीज तक देखने को मिला। तो एक साल में कंपनी आपका फंड डबल कर दिया। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति को यही लग रहा है कि येस बैंक फिर से खड़ा हो चुके हैं। तो आप सोच समझ कर काम करिएगा, क्योंकि हाँ एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, इसका मैनेजमेंट टीम चेंज किया गया और मैनेजमेंट टीम चेंज करने के बाद ही कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कैसे ग्रोथ हुआ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए कंपनी का कासा रेशियो यहाँ पे मैं उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। 30% कासा रेशियो मुझे मेरे हिसाब से वीकनेस है, क्योंकि जितना पैसा कासा रेशियो से मिलेगा, कासा रेशियो का मतलब होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से कंपनी को जितना पैसा मिलेगा उस पैसे को वो रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज आपको बता दूं, अगर कोई भी बैंक रिजर्व बैंक से ज्यादा लोन लेकर कस्टमर को लोन देते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो मिलेगा उसमें कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा। अगर वही पैसा मार्केट से अगर कस्टमर से उठाए तो जैसे कासा रेशियो सेविंग अकाउंट में कितना 3 से 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है और करेंट अकाउंट से कोई तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए कंपनी को डायरेक्टली फायदा कासा रेशियो से होता है। इसका मतलब जो बैंक मार्केट से पैसा उठाते हैं, मतलब कस्टमर से पैसा उठाते हैं कासा रेशियो के हिसाब से, वो बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर इसी चीज को रेशियोज के हिसाब से बात करूं तो एक टाइम कंपनी का आरओई नेगेटिव में चला गया था, आज वो पॉजिटिव में फिर से खड़ा हुआ। आरओए मतलब रिटर्न ऑफ एसेट, तो रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूं जो नेगेटिव में चला गया था वो भी पॉजिटिव में बंद हुआ। एनपीए जिस चीज का मेरा सबसे ज्यादा इंतजार था, एनपीए का मतलब होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एसेट मतलब जो कंपनी लोन कस्टमर को दिया वो लोन कितने मार्केट से उठा पाए। तो देखिए पहले जो राणा कपूर जी थे वो कस्टमर को इतना ज्यादा लोन बांटते थे और वो कस्टमर को लोन देते थे जो कंपनी और जो कस्टमर उसका लोन डिफॉल्ट कर देंगे। तो इसके कारण आज एसबीआई येस बैंक बर्बाद हो गया और येस बैंक को अगर गवर्नमेंट एसबीआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट ना करके अगर नहीं बचाता तो आज एसबीआई माफी चाहता हूँ, येस बैंक बंद हो जाता। तो कंपनी का जो सीआर परसेंटेज ठीक ठाक है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज जो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी तो ज्यादा होगा ही क्योंकि कंपनी को लोन ज्यादा लेना पड़ रहा है, वो भी आरबीआई से, और उसके बाद उस लोन से वो इंटरेस्ट कमा रहा है, मतलब कस्टमर को देकर इंटरेस्ट कमा रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा है। और कंपनी की जो खासियत यही है कि कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए शायद इन्वेस्टर भी देखिए एफएस और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। जो पहले 8% के आसपास होल्डिंग था आज 23% बन चुके हैं। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में डिस्कशन करूं तो इस बैंक के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो पैटर्न स्केड हुआ है वो आप देखेंगे तो सारे जो ईएमए है 200 डेज ईएमए, साथ ही साथ देखा जाए तो 20 डेज ईएमए, 50 डेज ईएमए, सारे ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। तो इसके मतलब इसके ऊपर अगर कोई भी ब्रेकआउट कैंडल दिखे तो मैं फटाफट एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक 22.8 रुपीज 80 रुपीज के आसपास। जो टारगेट बन रहा है 22 रुपीज के आसपास। तो इस टारगेट लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी सोचना थोड़ा सा मतलब अभी भी प्रेशराइज है। तो लॉन्ग सोचने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करिए और जब जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो उसके ऊपर काम आप करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। तो श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड ये एक देखा जाए तो एडिबल ऑयल एक रिफाइनरी कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। वो अपडेट्स क्या है, कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और कंपनी के 27 अक्टूबर में बोनस देंगे। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।